हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, आज हम लोग भारत के जितने भी बांध है यानी डैम्स है, उन डैम्स को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबको बहुत अच्छे से याद करेंगे और कौन सा डैम किस रिवर पर है और किस स्टेट में है, वो हर बातें जानेंगे। और एक डैम से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या उसके नुकसान होते हैं, वो भी जानेंगे। और डैम्स की ज़रूरत क्यों है आखिर, वो हर बातों बातों को हम लोग समझेंगे, ठीक है? लेकिन देखिए, ये जो डैम है, ये आप इसका इमेज देख सकते हैं। डैम का आप लोग इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डैम होता क्या है, ठीक है? नहीं तो टॉपिक ही हमारा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, डैम क्या कहलाता है? ये जो पीछे ये जो वाटर हमारा क्या हो गया है, मतलब कि यहाँ पे रिजर्व हो गया है, यानी यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया है, वाटर को संरक्षित कर दिया है। तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, डैम कहलाता है। ये नहीं कि ये वाला जो आप गेट देखते हैं, इसको देख के हमें याद आता है कि यही डैम कहलाता है। नहीं, ये डैम नहीं होता है। जो हमारा पीछे एक रिजर्व वायर सा बन जाता है, वही क्या कहलाता है, डैम कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये इमेज दिख रहा है ना, ये डैम कहलाता है और यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। मान लो ये गेट हो गया, इसको स्पिलवे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पिलवे। दिस इज स्पिलवे, ठीक है। और ये हमारा डैम कहलाता है। और इस डैम्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, सब चीजें जानेंगे। लेकिन देखो, लेकिन आपने कभी-कभी न्यूज़ में सुना होगा कि मैम हम लोग डैम्स को ना कभी-कभी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो, हिंदी में बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है? बहुउद्देशीय परियोजना, इसका मतलब क्या हो गया? अब थोड़ा-सा इसको समझना होगा कि आखिर डैम्स को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है। तो देखिए, जब हम लोग डैम्स को बनाते हैं, तो उस डैम्स को बनाने के लिए यानी एक डैम को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की खर्च होती है, बहुत करोड़ों में पैसा खर्च होता है। और जब हम लोग करोड़ों में पैसा खर्च करते हैं, तो केवल एक फ़ायदे के लिए हम लोग उसको नहीं कंस्ट्रक्ट करते, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे पर्पसेस को मतलब कि पूरा करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर में उसका पानी यूज़ होगा, आपके डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज होगा, यानी जो फैक्ट्री है वहां पे यूज होगा। जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो भी आपके डैम से होगा। यहाँ पे मछलियों का पालन होगा, यानी यहाँ पे जब जल इकट्ठा हो गया है, मान लो देखो वाटर पे, सॉरी व्हाइट पे मैं व्हाइट चला रही हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे वाटर आपका क्या हो गया, कंजर्व हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिश ब्रीडिंग कर सकते हैं, यानी मछलियों का पालन कर सकते हैं। और मान लो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो हर बातें बताऊंगी। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया कि एक डैम के कई सारे फायदे हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, फिश ब्रीडिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, हर चीज, बहुत सारी चीजें हो रही है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना। अब आपसे कोई पूछेगा कि डैम को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोला गया है या मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है, मैम क्योंकि डैम से एक फायदे नहीं होते, बहुत सारे फायदे होते हैं। और उन्हीं बहुत सारे फायदों के कारण ही डैम को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि अब हम लोग डैम को पढ़ेंगे, लेकिन डैम से थोड़ा-सा हमें कुछ-कुछ और हमारे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको धोखा नहीं दूँगी कि बस कौन-सा डैम किस राज्य में है वो पढ़ा के चली जाऊँ, नहीं। डैम से जो क्वेश्चन हमारे मेंस में बनते हैं या इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, वो हर बात मैं आपको आज यहाँ पे क्लियर करके जाऊँगी। तो एक बात हमारा क्लियर हो गया मैम कि डैम्स को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस डैम्स के फायदे क्या हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ डैम, यानी अब इसके क्या-क्या फायदे हैं। अब थोड़ा-सा उस फायदों को देखेंगे और फिर डैम्स होते क्या वो जानेंगे। मतलब पहले डैम्स होते क्या वो जानेंगे, फिर डैम्स के फायदों को जानेंगे। अब देखो, किसी भी चीज़ के फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी चीज का फायदा होता है तो उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। तो जैसे डैम्स के हम लोग एडवांटेजेस को समझेंगे, यानी बांध के फायदों
फायदों को समझेंगे, उसी तरह से हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम को भी समझेंगे। यानी बांध बनाने से क्या क्या नुकसान होता है। आपने बहुत सारे सुना होगा कि जब हमारा बन रहा था, क्या बोलते हैं, बहुत सारे जब डैम्स को कंस्ट्रक्ट करा जा रहा था तो एक आपका मूवमेंट हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, क्यों करा गया था, वो हर बातें जानेंगे। तो कभी कभी डैम्स जब बने जाते हैं, बनने से पहले ही उस डैम्स का विरोध होने लगता है, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि डैम से क्या क्या नुकसान होते, तभी तो उनका विरोध होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो डैम्स के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो हर बातें जानेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में जानेंगे कि आखिर डैम्स की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड अ डैम्स। ओके, चलो आते हैं, कहाँ आते हैं। सबसे पहले डैम्स को समझते हैं, डैम्स होते क्या है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट वे में हर बातें बताना चाह रही हूँ, ताकि आपके मेंस में जो काम है वो बहुत अच्छे से मतलब कि समझ में आ जाए। तो देखो, डैम्स होते क्या है उसे थोड़ा सा समझना है। देखो, यहाँ पे इमेज में समझेंगे, यहाँ से हमारी क्या कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या हो रही है, रिवर फ्लो कर रही है। ये क्या है, रिवर है। यानी रिवर को क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। तो नदी यहाँ से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है। लेकिन ये जो हमारा बना है स्ट्रक्चर, इसको डैम नहीं बोला जाता है। अब यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है मैम, ये अपना रिवर जल लेके जा रही है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, इसको अभी मैम ने बताया क्या है, इसको स्पिलवे बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्पिलवे, या गेट भी बोल सकते हैं, गेट तो नहीं, स्पिलवे बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से रिवर नेचुरल इसका फ्लो था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, जिस कारण क्या हो गया कि जो पीछे एक ऐसा पूरा वाटर क्या हो जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है, यानी यहाँ पे वाटर संरक्षित हो जा रहा है। और जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, यानी जो जल यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, इसी को क्या बोला जाता है, डैम बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, रिजर्व वायर बोला जाता है, जलाशय बोला जाता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ से नदी आ रही है, आ रही है, और जो यहाँ पे पीछे हमने जल को संरक्षित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इसी को क्या बोलते हैं, डैम्स बोलते हैं। अब यहाँ से आप जल को कैसे भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखो, जब डैम नहीं बना था तो आपके हाथ में कुछ नहीं था, यानी आप रिवर के नेचुरल फ्लो का जो स्पीड होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आपने यहाँ पे जल को इकट्ठा कर लिया, तो आप रिवर के नेचुरल फ्लो का जो स्पीड होता है उसे कंट्रोल कर लोगे। कैसे कर लोगे, अब मान लो यहाँ पे जल इकट्ठा हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे, और इस टरबाइन से क्या होगा, इस टरबाइन पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत तेज गति से क्या करेंगे, पानी को छोड़ेंगे। जब बहुत तेज गति से पानी को छोड़ेंगे, तो ये टरबाइन क्या होने लगेगा, नाचने लगेगा, घूमने लगेगा। और इस टरबाइन से फिट होता है विद्युत मोटर, और मोटर से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टरबाइन लगा के बिजली जनरेशन यानी पावर जनरेशन कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं कि जो नदियों का यानी जो पानी का डायरेक्शन है, उसे अलग अलग दिशाओं में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और जहाँ पे पानी की कमी है वहां पर इस पानी का क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो इस पानी का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से। अब ये मान लो रिवर का नेचुरल फ्लो था, नेचुरल फ्लो था, तो इसका अपना स्पीड था, इसकी अपनी मनमानी थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम इंसानों ने क्या किया, इस पानी को क्या कर लिया, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, और ये जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसी को डैम बोला जाता है या रिजर्व वायर बोला जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को हर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, या इस पानी को बहुत तेज गति से छोड़ के, यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे हमारी फिश ब्रीडिंग भी होगी, यानी मछलियों का पालन भी होगा। तो ये होता है आपका कुछ डैम, बांध। ठीक है, यानी रिवर यहाँ से नेचुरल फ्लो कर रही थी, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि पीछे जल हमारा इकट्ठा हो जाए, संरक्षित हो जाए, और ये जो जल इकट्ठा होता है इसी को डैम बोला जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पानी को किसी भी डायरेक्शन में छोड़ सकते हैं, किसी भी कहा जहाँ पे सिंचाई की जरूरत हो, जहाँ पे पानी की जरूरत हो, उस डायरेक्शन में छोड़ेंगे। ठीक है, और इस पे टरबाइन पे पानी को छोड़ के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डैम। ठीक है, डैम होता है। ठीक है,
अब हम लोग डैम के फायदों को समझते हैं, डैम के फायदे क्या है, ठीक है। देखो, तो डैम के फायदों को समझने के लिए अब थोड़ा-सा हमें कुछ-कुछ बातें समझना होगा। देखो, जो फायदा था वो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको थोड़े से शब्दों में आपको बता रही हूँ, ठीक है, डैम्स के फायदे क्या है। तो इसका पहला फायदा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या पावर जनरेशन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन हो सकता है। तो पहला फायदा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम्स बनाएंगे तो मैम क्या इसके फायदे हैं, पहला फायदा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, समझ में आ गया। मैम दूसरा फायदा क्या है, फ्लड कंट्रोल होगा, यानी बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। मान लो क्या होता है कि जो रिवर है, मान लो नदियों में क्या हो जाता है कि जो जल का स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जब नदियों में क्या होता है, बाढ़ आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पानी लेके यहाँ पर संरक्षित कर लेंगे और फिर यहाँ से पानी को अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ देंगे, ताकि यहाँ जो रिवर का जो जल स्तर बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, ये जो हमारा डैम्स का पानी है वो क्या हो सकता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है। यानी आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक मतलब एग्रीकल्चर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है, चौथा फायदा क्या है, इनलैंड नेविगेशन, नेविगेशन नौ वाहन, यानी इस पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, नौ वाहन भी हो सकता है, नौका यानों को भी आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं नौका। ये जो पानी बना है, मान लो यहाँ से आपको मान लो यहाँ से कहाँ आना है, आपको इस छोर पे आना है, तो इसके अंदर अंदर कोई जहाज नहीं हो सकता है, इसके अंदर अंदर कोई जहाज चलेगा और इसमें क्या होगा, इनलैंड नेविगेशन भी हो सकता है। तो हो गया, और हमारे क्या क्या फायदे हैं, इनलैंड नेविगेशन समझ में आ गया। अब हमारा क्या होगा, फिश ब्रीडिंग होगा। फिश ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि मान लो यहाँ पे जल इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियां इकट्ठी हो जाएंगी और बहुत सारी मछलियां अंडे देंगी, यानी उनका प्रजनन होगा, तो उसी को फिश ब्रीडिंग बोला जाता है। और यहीं पे फिशिंग एक्टिविटी भी होगा, जहाँ पे मछलियां होगी वहीं पे तो मछली पकड़ने के लिए लोग जाएंगे, तो यहाँ पे फिश ब्रीडिंग भी होगा। और क्या हो सकता है मैम, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई ये कर सकता है, यहाँ से डैम से हो सकता है। और क्या हो सकता है, और इसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो मैम जब यहाँ पर डैम को बनाया जाता है तो एक प्यारा सा लेक बन जाता है, यानी झील बन जाता है, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म भी क्या होगा, बढ़ेगा, टूरिज्म भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, जिससे इनकम जनरेट होगा, समझ में आ गया, जिससे इसका जो मेंटेनेंस है वो होता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं कि डैम के क्या फायदे होते हैं, डैम्स होते क्या है वो मैंने बताया। तो चलो मैं आपको याद करवा दे रही हूँ क्या क्या डैम्स के फायदे हैं, मेरे साथ में यहीं पे याद करते चलना, ये नहीं कि घर पे जाके याद करेंगे, ठीक है। लिखो यहाँ पे, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डैम, ठीक है, यानी डैम के क्या क्या फायदे हैं, समझ में आ रहा है। तो मैम ने बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, डैम से तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, यानी पावर जनरेशन होगा। देखो भाई, डैम बना है तो पानी को छोड़ेंगे टरबाइन पे, टरबाइन घूमेगा, इसमें लगा है मोटर, और मोटर से क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होगी, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, जिससे पावर जनरेशन होगा, ठीक है। तो पहला फायदा क्या है डैम का, पहला फायदा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ओके मैम, विद्युत, सॉरी विद्युत नहीं, पावर जनरेशन। दूसरा फायदा क्या है मैम, फ्लड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, बाढ़ को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा फायदा क्या है मैम, कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है, किसका पानी, डैम का पानी। डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर में, और इंडस्ट्री तो पता चल ही रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज। और मैम ने क्या बताया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, और बताओ क्या क्या चीजें हो सकती है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के अलावा, इनलैंड नेविगेशन हो सकता है, ठीक है, इनलैंड
नेविगेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इनलैंड नेविगेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है? फिश ब्रीडिंग हो सकता है। फिश ब्रीडिंग, मछली पालन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिश ब्रीडिंग हो सकता है। और मैम आपने बताया कि जब हमारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट करा जाता है तो पीछे एक बहुत प्यारा सा लेक बन जाता है, यानी झील बन जाता है। और इस झील को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। और इसको जब यहाँ पे लोग जाएंगे तो यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। और इस टूरिज्म से क्या होगा? इनकम जनरेट होगा। और वो इनकम हमारे डैम्स के मेंटेनेंस में काम आएगा, ठीक है। तो और हमारा क्या फायदा होगा कि मैम इससे टूरिज्म क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। टूरिज्म अट्रैक्ट होंगे। तो ये सारे फायदे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग और टूरिज्म, ये सब तो हमारे डैम्स के फायदे हो गए। अब जहां पे फायदे होते हैं वहां पे किसी न किसी चीज का नुकसान भी होता है। अब हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम, यानी डैम के क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। इतना इंग्लिश तो चलेगा ना, ज्यादा कोई टफ नहीं है। डैम्स के फायदे, बांध के फायदे, बांध के फायदे, फायदे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी बिजली उत्पादन में इसका यूज होता है। फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ को नियंत्रित करने में इसका यूज होता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, घरेलू और फैक्ट्री में इसका, घरेलू और इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? घरेलू और उद्योगों में इसका, उद्योग और घरेलू में घरेलू उपयोग हो सकता है, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन यानी आपका नौवाहन हो सकता है। फिश ब्रीडिंग, मछली पालन हो सकता है। पर्यटन इससे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम, यानी डैम्स के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम, यानी डैम के क्या क्या नुकसान है। अब क्या क्या नुकसान है थोड़ा सा उसे देखना होगा। देखो इसका सबसे पहला नुकसान क्या है कि जो हमारे रिवर का नेचुरल फ्लो है वो क्या होता है? अफेक्ट होता है, यानी प्रभावित होता है। उसका मतलब क्या हो गया मैम? देखो हो क्या रहा है, मान लो ये हमारी रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रही थी। तो ये तो रिवर का क्या हो गया? नेचुरल फ्लो हो गया। लेकिन हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे? हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया भाई? देखो क्या कर दिया, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। तो मैम हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के हमने क्या कर दिया कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसे अफेक्ट कर दिया, रोक दिया। और जिस कारण पीछे क्या हो जाता है कि जो इसका जल है वो क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। तो पहला इसका नुकसान क्या हो गया मैम कि जो हमारे रिवर का नेचुरल फ्लो है वो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है, यानी प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिवर का, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो पहला इसका नुकसान क्या हो गया कि मैम रिवर्स के जो नेचुरल फ्लो है वो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। नदियों का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तो रिवर्स का लिख लो, रिवर्स का नेचुरल फ्लो, नेचुरल फ्लो क्या हो जाता है? अफेक्ट, अफेक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे इसके क्या नुकसान है? दूसरा नुकसान क्या है उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो दूसरा नुकसान क्या है, क्या हो जाता है? एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा पहले पॉइंट को लिख लें, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब, सेडिमेंट मतलब तो समझ में आता है ना क्या होता है? अवसाद होता है। यानी नदियां जब पहाड़ों से आती है तो बहुत सारे छोटे मोटे कंकड़ पत्थर को लाती है, और वही छोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स बोला जाता है। तो जब रिवर क्या करती है, इधर देखिएगा, जब हमारी रिवर क्या करती है अपने साथ में क्या लाती है? छोटे छोटे सेडिमेंट्स को लाती है, यानी अपने साथ में छोटे छोटे सेडिमेंट्स को लाती है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स को लाती है। तो यही सारे सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं? जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब
यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे वाटर का लेवल है, यानी जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जा रहा है, मान लो पहले हमारा क्या हुआ करता था, वाटर का जो लेवल है यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन एक्सेसिव सेडिमेंटेशन के कारण क्या हो गया कि जो वाटर का लेवल है वो क्या हो गया, यहाँ तक बढ़ गया। अब जब डैम्स में भी पानी बढ़ जाता है तो क्या होता है, फ्लड इससे भी आता है। तो एक तरफ तो डैम्स हमारा फ्लड को कंट्रोल भी कर रहा था और दूसरी तरफ डैम से फ्लड आते भी है। मैम डैम से फ्लड कैसे आता है, तो हमने क्या बताया कि जब हमारी रिवर आती है तो बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाती है और इस सेडिमेंट्स को क्या करती है, यहाँ पे इकट्ठा कर देती है, यानी डैम्स में इकट्ठा कर देती है। अब मान लो एक बॉटल है, उसमें पत्थर भरते जाओगे तो जो पानी है उसका तो उसके लिए तो जगह कम हो जाएगा ना। तो उसी तरह मान लो यहाँ पे पत्थर इकट्ठा होते जा रहा है तो जो जल है उसके लिए तो जगह कम हो गया। अब जल का स्तर बढ़ेगा और जब जल का स्तर बढ़ेगा तो डैम्स में भी पानी ज्यादा हो जाएगा तो फ्लड आ सकता है। तो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन से क्या होता है, एक तो हमारा आता है फ्लड, यानी एक क्या आता है, फ्लड आता है यानी बाढ़ आता है। और इससे और दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जब हमारे डैम्स थे, यहाँ पे मान लीजिए हमारे डैम्स थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, फिश ब्रीडिंग को कर रहे थे, यानी मछलियों का पालन कर रहे थे। लेकिन मान लो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, तो क्या मछलियां कंकड़ पत्थर में रह पाएगी, तो उनके लिए जो उनका हैबिटेट है वो उनसे क्या हो जाएगा, छीन जाएगा। यानी यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी पाया जाता है और उस एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी के लिए जो स्मूथ बेड हो जाता है वो नहीं बच पाएगा, तो वो भी क्या हो जाता है, इसके नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी, एक्वेटिक, एक्वेटिक मैंने सही लिखा है ना, एक्वेटिक, थोड़ा सा गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, बायोडायवर्सिटी के लिए क्या बच नहीं गया है, तो स्मूथ बेड नहीं बच गया है। ओके मैम, स्मूथ बेड नहीं बचा है, किसके लिए, एक्वाटिक बायोडायवर्सिटी के लिए। तो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन के दो नुकसान हो गए, क्या क्या नुकसान हो गए, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन समझ में तो आ रहा है ना क्या होता है, अत्यधिक अवसादों का जमा होना, ठीक है। अवसाद क्या होते हैं, तो जब नदियां अपने साथ में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को काट के लाती है उसी को क्या बोला जाता है, अवसाद बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन के मैम हमारे दो नुकसान हो गए, एक तो हमारा इससे क्या आएगा, फ्लड आएगा, और फ्लड आएगा और दूसरा क्या होगा कि जो हमारे इन लेक में एक हमारा बहुत अच्छा एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी यहाँ पे निवास करता था उसके लिए स्मूथ बेड नहीं बच जाएगा, जिस कारण ये एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये तीसरा नुकसान हो गया। तो देखो एक रिवर का नेचुरल फ्लो अफेक्ट हो गया, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन से एक तो फ्लड आने के चांसेस हो जाते हैं, दूसरा क्या हो जाता है, एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी क्या हो जाता है आपका, एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी के लिए स्मूथ बेड नहीं बचता है। और क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, और देखो और क्या होगा। अब मान लो क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इमेज दिखाना चाहूंगी कि मान लो ये हमारा डैम बना है, तो इस डैम्स के अंदर बहुत पहले मतलब इससे पहले क्या हुआ करते होंगे, थोड़ा सा पेड़ पौधे हुआ करते होंगे। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं या जो मिट्टी है उनका अत्यधिक क्या हो जाएगा, डीकॉम्पोजिशन हो जाएगा, यानी अपघटन हो जाएगा। मान लो कोई पेड़ पौधा है और वो बहुत सालों भर पूरा पानी में भरा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अपघटन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, या मिट्टी का भी डिकम्पोजिशन होगा। तो इसके और क्या नुकसान हो गए कि मैम आपका फॉरेस्ट एंड सोयल का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पे लिख लो डिकम्पोजिशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सोयल। अब हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा परेशान मत हो जाना, इतना भी कोई टफ नहीं, आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें टाइम लगता है, तो बस आपको थोड़ा सा लिखना है कि मैम डैम्स के नुकसान क्या क्या है। तो एक तो रिवर का नेचुरल फ्लो अफेक्ट होता है, दूसरा हमने क्या कहा, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन
एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगा तो क्या होगा मैम, इससे फ्लड के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि जो जल है उसके लिए जगह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लो यहाँ पे कंकड़ पत्थर भर गया तो जल के लिए जगह तो कम ही हो गया ना। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे जो पहले एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी थे उनका क्या हो जाएगा, हैबिटेट उनसे छिन जाएगा। क्यों छिन जाएगा, क्योंकि उनके लिए स्मूथ बेड नहीं बच पाएगा, ठीक है मैम। और क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सोयल, यानी यहाँ पे जो जंगल्स होते हैं या सोयल होता है उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, डैम्स के नुकसान हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, लोकल कम्युनिटी का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी वहां से बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग चौथे नंबर पे क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हम दिख रहे हैं, यहाँ पे पहले लिख लो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी यानी जो वहां के लोग हैं जिनका निवास वो जंगल हुआ करता था वो उनसे क्या हो जाता है, छीन जाता है। क्योंकि एक डैम्स को बनाने के लिए बहुत जगह की जरूरत होती है, बहुत जमीन की जरूरत होती है, बहुत सारे वहां के जंगलों को काटा जाता है। अब नदियों के पास तो जंगल होते ही होते हैं, तो उस जंगल को भी काटा जाता है, जिस कारण वहां के लोग क्या करते हैं, बहुत बार तो प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वहां का जो इन्वायरमेंट है यानी जो पर्यावरण है वो क्या होगा, बुरी तरह से प्रभावित होगा। यानी वहां पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु होंगे जिनका निवास क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं का निवास, उनसे हैबिटेट उनसे चला जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पर भी इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो डैम्स के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो बातें मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे कभी स्किप मत करना, ठीक है। अब भाई देखो पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब ऐसा कहीं हमने ऐसा तो क्लास में नहीं देखा है कि किसी ने ऐसा डैम्स के बारे में पढ़ाया होगा। बस डैम्स पढ़ा देते हैं किस राज्य में और किस रिवर पे, ठीक है। अब इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हालांकि वो बता देते हैं लेकिन इतना डीप में नहीं कोई बताता है। तो इससे आप क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। और आप जब आपके मेंस एग्जाम में आएगा लिखने के लिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इमेज के थ्रू ही हम लोग क्या करें, आंसर राइटिंग को करें। अब हम लोगों ने डैम्स के क्या देख लिए, फायदे देख लिए, नुकसान देख लिए। और हमने क्या देखा था कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट डैम को क्यों बोला जाता है, ठीक है। यानी डैम को मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है, ये सारी बातें तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, आपके अब हम लोग आते हैं कि आखिर डैम बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड अ डैम, डैम की जरूरत क्यों है। तो देखो डैम की जरूरत पढ़ने से पहले हमें एक और चीज पढ़ना होगा, वाटर स्कार्सिटी, यानी जल की कमी। जल की कमी है तबे तो हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। तो कंजर्वेशन को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, अब वाटर स्कार्सिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वाटर रिसोर्सेस आपके चैप्टर को पढ़ना है, 12th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है। तो उस सारे एनसीईआरटी का सारांश मैं इसी में बता दे रही हूँ, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी यानी जल की कमी क्यों हो रही है, ठीक है। तो देखो अगला हेडिंग आप लोग क्या देंगे, वाटर स्कार्सिटी। चलो लिखो मेरे साथ, लिखना नहीं है समझना है। वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्कार सिटी, ठीक है, यानी जल की कमी। जल की कमी क्यों हो रही है, जल की कमी है तबे तो हमें क्या करना पड़ा, डैम्स को बनाना पड़ा, नहीं तो डैम्स नहीं बनाते, इतना एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होता होता लोगों का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखो आखिर डैम्स की जरूरत क्यों है, तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है, क्योंकि मैम हमारे यहाँ क्या हो रही है, जो जल की कमी है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, जबकि हमारा जल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। और क्या है, और बताओ क्या है, रिन्यूएबल के साथ साथ में क्या है, इसकी अधिकता भी है, यानी एबंडेंस भी है, एबंडेंस ऑफ वाटर एंड रिन्यूएबल ऑफ वाटर। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, यानी जल की अधिकता होने के कारण और जल एक हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स होने के कारण ये कह पाना मुश्किल है कि हम फिर भी जल की कमी से क्या हो रहे हैं, मतलब जल की कमी का संघर्ष हम लोग मतलब उससे झेल रहे हैं, ठीक है। तो देखो वाटर स्कार्सिटी यानी जल की कमी के क्या क्या कारण है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ये हमारा
डैम से रिलेटेड जो भी टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग डैम्स पे आएंगे कि कौन सा डैम किस राज्य में स्थित है। तो देखो इसका पहला कारण क्या है कि या तो आप वाटर को क्या कर दे रहे हो, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, यानी एक्सेसिव यूज। पहला क्या हो जाएगा, एक्सेसिव यूज, यानी अत्यधिक यूज के कारण भी क्या हो जाएगा, जो जल की कमी है वो हमें, जल की कमी का हमें सामना करना पड़ेगा। कैसे अत्यधिक यूज होगा, क्योंकि मैम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उस एरिया में हमारा खेती हो जाए जहाँ पे जल की कमी है। अब जहाँ पे जल की कमी है तो आपको जो पानी है वो क्या बोलते हैं भाई, बोरिंग आपने देखा होगा देहात में, बोरिंग, ठीक है। मतलब धरती के नीचे से पानी निकालते हैं किसी प्रोसेस द्वारा, और नलकूप बोला जाता है। और क्या करते हैं, फील्ड को इरिगेट करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि जहां पे खेती नहीं होता है वहां पे खेती हो जाए, और जल का अत्यधिक यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड को, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल फील्ड को क्या करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक्सपैंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर का क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं। किस क्षेत्र में, जहां पे कृषि संभव नहीं है। तो वाटर स्कार्सिटी का पहला कारण क्या हो गया, यानी जल की कमी का पहला कारण क्या हो गया, एक्सेसिव यूज, यानी हम लोग जल को क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक यूज कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, अनइक्वल एक्सेस। इसका मतलब क्या हो गया मैम, अभी बता रहे, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस, ठीक है। अनइक्वल एक्सेस का मतलब क्या होता है, अनइक्वल एक्सेस का मतलब क्या होता है कि मान लो क्या होता है कि जैसे राजस्थान में जल की बहुत किल्लत है, बहुत किल्लत है, मटके लेके औरतें वहां पे जाती हैं जल को भरने के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में चले जाए हैं, तो वहां पे क्या है, जल की बहुत अधिकता है। मान लो अरुणाचल प्रदेश में चले जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, रिवर है, वहां पे बहुत ज्यादा जल है। लेकिन हम लोग राजस्थान की बात करें तो वहां पे क्या है, जल की कमी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के भी कुछ रीजन में, विदर्भ वाले रीजन में जल की कमी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के कुछ रीजन में जल की अधिकता पाई जाती है। तो वही क्या है, आपका अनइक्वल एक्सेस है, यानी कहीं पे जल ज्यादा है, कहीं पे जल थोड़ा सा भी नहीं है। दूसरा कारण क्या हो गया, जल की कमी का अनइक्वल एक्सेस। तीसरा कारण क्या हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी अत्यधिक शोषण, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अत्यधिक शोषण, ये कारण हो गया। और क्या कारण हो सकता है, बैड क्वालिटी, यानी वाटर तो है लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो क्या है, बैड है। तो क्या गंदे पानी को आप यूज कर पाओगे, नहीं। तो जहां पे पानी तो है लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, बैड है, फिर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे वाटर की स्कार्सिटी है, यानी जल की कमी है, ठीक है। ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी क्या हमने बताया, जल का जो क्वालिटी है वो क्या है, बहुत गंदा है, बहुत खराब है, ठीक है। मैम जल का जो क्वालिटी है वो इतना खराब कैसे हो गया, तो क्यों, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के पॉल्यूशन के कारण, एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन के कारण। देखो अब एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स का यूज करते हैं। अब वो सारे केमिकल्स हमारे मिट्टियों के द्वारा कहाँ जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जाते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है आपका, ये बैड क्वालिटी हमें क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैम क्या हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, वेस्ट वेस्ट के कारण, ठीक है। आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट के कारण, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल वेस्ट के कारण, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट के कारण, एग्रीकल्चरल वेस्ट में केमिकल्स आ जाता है, फर्टिलाइजर आ जाता है, और आपके पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आखिर जल की कमी क्यों है, तो पहला कारण क्या हो गया, एक्सेसिव यूज। दूसरा कारण क्या हो गया, अनइक्वल एक्सेस। तीसरा कारण क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। चौथा क्या हो गया, ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बैड क्वालिटी वाटर की क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग क्या करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा जो है वो आपके पानी में छोड़ रहे हैं, नदियों में छोड़ रहे हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी एग्रीकल्चर के दौरान जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो वो फर्टिलाइजर हमारे मिट्टियों के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर में जा रहे हैं और उसे दूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर स्कार्सिटी इस है,
इसलिए हमें क्या है, डैम्स बनाने की जरूरत है। यानी अब हमें डैम्स को क्या करना होगा, मतलब डैम्स बना के हमें क्या करना होगा, वाटर को कंजर्व करना होगा, तभी हम लोग क्या हो पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने क्या बता दिया, आपके डैम्स के फायदे बता दिया, नुकसान बता दिया, डैम्स बनाने की जरूरत क्यों है, उसके लिए हमने वाटर स्कार्सिटी को देख लिया। अब ये होता है हमारा थोड़ा सा जो जल संसाधन है वो थोड़ा सा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अपने डैम्स पर। ठीक है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा डैम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। आज उत्तर भारत के जो डैम्स है उसे देख लेंगे, फिर आपके मध्य भारत और दक्षिण भारत के डैम्स को अगले क्लास में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, सबसे पहले कहाँ आना है, जम्मू एंड कश्मीर के जो डैम है उसे देखना है। तो आपके जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख डैम है। जम्मू कश्मीर में कितने डैम है, 3 प्रमुख डैम है। उन 3 प्रमुख डैम का नाम क्या है उसे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 3 प्रमुख डैम है। 3 प्रमुख डैम है। ये थोड़ा सा डैम मेरा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, अभी मैं इसे सीधा कर रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो देखो हमने क्या बताया कि आपके जम्मू कश्मीर में क्या है, 3 प्रमुख डैम है। कौन कौन सा है उसको ट्रिक से भी याद करवाएंगे, लेकिन पहले नाम सुन लो। मान लो हमारा यहाँ पे क्या हो गया ये, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, मैंने रफली बनाया है, ऐसे कोई दिल पे नहीं लेना है कि मैम आपने कैसे बना दिया, ये तो जम्मू कश्मीर की तरह लग ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैंने रफली बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक रिवर जाती है जिसका नाम क्या है, चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर जो कि चंद्र और भागा 2 धाराओं के मिलने से क्या होती है, बनती है, जो कि मैंने आपके रिवर्स में सारे रिवर को करा रखा है। ठीक है, तो देखो इस चिनाब रिवर पे 3 डैम्स को बनाया गया है। इस चिनाब रिवर पे क्या करा गया है, 3 डैम्स को बनाया गया है। वो डैम्स कौन कौन से है, अब उनका थोड़ा सा हमें नाम देखना है, सारी बातें क्लास में याद करवाएंगे। ठीक है, तो पहला डैम कौन सा है, पहला डैम क्या है, सलाल डैम। पहला क्या है, साला साहब, नाम सुनोगे ना, साला साहब आए हैं। तो पहला डैम क्या है, सलाल डैम। ठीक है, पहला डैम क्या है, सलाल डैम, सलाल डैम। ठीक है, सलाल डैम। दूसरा क्या है, बगलीहार डैम। दूसरा डैम क्या है, बगलीहार डैम, बगलीहार डैम। ठीक है, बगलीहार डैम। और अगला क्या है, अगला है आपका दुलहस्ती डैम। इसको कैसे याद करेंगे वो सारी बातें बताऊंगी। दुलहस्ती डैम अभी याद मत करो, जानते नहीं, याद होगा नहीं, याद होगा नहीं, याद होगा कैसे याद होगा। ठीक है, जब तक मैम आप याद नहीं करवाओगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया कि आपके जम्मू कश्मीर में केवल 3 बांधों को देखना है। वो बांध कौन कौन से है, पहला है आपका सलाल डैम, दूसरा है आपका बगलीहार डैम, तीसरा क्या है आपका दुलहस्ती डैम है। और हमारा एक डैम है, आपको पता होगा कि चिनाब की सहायक नदी कौन सी है, झेलम है। वेरी गुड, चिनाब की सहायक नदी कौन है, झेलम है। और इस झेलम नदी पे भी एक बांध है, उसका नाम क्या है, तुलबुल परियोजना। उसका नाम क्या है, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तो देखो जम्मू कश्मीर में तो मैंने बताया कि मैम बस 3 बांध को ही याद रखना है। पहला है सलाल, दूसरा है बगलीहार, तीसरा है दुलहस्ती, चौथा झेलम रिवर पे कौन सा बना है, आपका तुलबुल परियोजना बनाया गया है। तो देखो ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ट्रिक है इसका सबास दुल्हा। कैसे याद करोगे, देखो सबास, शाबाश, अरे दूल्हा कोई आता है तो दूल्हा कोई अच्छा काम करता है तो उसका नहीं बोला जाता है शाबाश दूल्हा, बस बस अब इतना ही करना था आपको। ठीक है, शाबाश दूल्हा। तो सा से क्या हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा, सलाल डैम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा,
सलाल डैम हो जाएगा, जो कि कहाँ है, चिनाब रिवर पे है। ये जो मैंने आपको डैम बताया है, ये सभी डैम्स कहाँ पे हैं, तो आपके चिनाब रिवर पे हैं, ठीक है, चिनाब, चिनाब। और ये जो तुलबुल परियोजना है, ये किस पे है, आपके झेलम रिवर पे है, ठीक है, झेलम रिवर पे है। तो सबास दुल्हा, जम्मू कश्मीर में जाना है, और वहां के दूल्हे भी बहुत सुंदर सुंदर होते होंगे, ठीक है, क्योंकि गोरे गोरे होते होंगे, क्योंकि वहां पर ठंडा प्रदेश है। तो दूल्हा आता है और कोई अच्छा काम करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबास दूल्हा, सबास, ठीक है। सा से क्या हो गया, सलाल डैम हो गया। ब से क्या हो गया, ब से क्या बोलोगे, ब से बोलोगे बगली हार डैम, बगली हार डैम, बगलीहार डैम, ठीक है। सबास दुल्हा, सलाल डैम, बगलीहार डैम, दुल्हा से दुल्हस्ती डैम, दुल्हस्ती डैम, दुल्हस्ती, दुल्हस्ती डैम। और ये तीनों डैम किस रिवर पर हैं, किस रिवर पे हैं, तो मैम ये तीनों जो डैम्स हैं वो आपके चिनाब रिवर पर है। किस रिवर पर है, चिनाब रिवर पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार बताना जरा, ठीक है। तो देखो जम्मू कश्मीर में तीन प्रमुख डैम्स का नाम याद रखना है। पहला हो गया, ओ क्या बोलते हैं, पहला हो गया सलाल डैम, दूसरा हो गया बगलीहार डैम, तीसरा हो गया दुल्हस्ती डैम, जो कि तीनों कहाँ है, चिनाब रिवर पे है। फिर इधर से एक रिवर आ रही थी, झेलम रिवर, और झेलम अपना जल फाइनली चिनाब में गिराती है। और झेलम पर भी एक डैम बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, जो कि कहाँ है, झेलम पे है। तो सबास दुल्हा, इसको याद रखना है, सलाल डैम, बगलीहार डैम, दुल्हस्ती डैम। तो ये तो मैंने बस आपको जम्मू कश्मीर का बताया डैम। अब ये थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज इसे इतना ही तक छोड़ते हैं। अब सारे राज्यों का जो डैम्स है वो मैं आपको अगले क्लास में कराने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते। क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है।